नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। जिहाद के नाम पर बम विस्फोट करना कोई नई बात नहीं है। उनके लिए ना कोई पढ़ाई मायने रखती है, ना कोई ओहदा मायने रखता है, ना कोई भौतिक सुख सुविधा उनके लिए मायने रखती है। उन्हें कोई गलतफहमी नहीं है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या अब 12 हो चुकी है। घटना को 17 घंटे हो चुके हैं। मरने वालों में सिर्फ 2 की ही पहचान हो चुकी है, क्योंकि लाशें चीथड़ों में बिखर चुकी थी। गौर करने वाली बात है कि इस घटना के एक दिन पहले ही फरीदाबाद और गुजरात मॉड्यूल का जिस तरह से भांडाफोड़ हुआ, जिन 7 आतंकियों की पहचान हुई, उन 7 में से 5 पढ़े लिखे डॉक्टर थे। इसलिए मैंने पहले कहा, इनके लिए भौतिक सुख सुविधा और पैसे कमाने की होड़ कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इनके इरादे साफ है। उन्हें कोई गलतफहमी नहीं है। जिन्हें गलतफहमी है वो चुपचाप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सरकारें कुछ करेगी। ध्यान रहे, सरकारों के भरोसे रहने से कुछ काम नहीं चलेगा। कुछ पहल आपको और हमको भी करनी होगी। मैं जिन 7 पहचान किए गए आतंकियों की बात कर रहा था, उनके बारे में यदि गौर करें, अपनी I-20 कार से बम विस्फोट करने वाले पहले आतंकी का नाम सामने आया है, जिसने खुद को फिदाइन के रूप में बम से उड़ा दिया। उसका नाम है मोहम्मद उमर नबी। ये पुलवामा का डॉक्टर है, जिसने दिल्ली में कार ब्लास्ट से खुद को उड़ा दिया था। फरीदाबाद का जब मॉड्यूल पकड़ाया था, वहां से फरार हो गया था। इसका कनेक्शन जैसे मोहम्मद से बताया जा रहा है। फिलहाल इस बारे में आगे जांच एजेंसियां जांच कर रही है। फरीदाबाद मॉड्यूल के एक दूसरे आतंकी को जिंदा पकड़ा गया। उसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। ये फरीदाबाद का बताया गया है। पेशे से डॉक्टर होने के अलावा ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा था। NCR क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों में ये सक्रिय था। फरीदाबाद में किराए का मकान लेकर वो 2900 किलो विस्फोटक के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। उसके पास से एक जगह से 350 किलो और दूसरी जगह से 2500 किलो के अलावा कुछ IED की सामग्री मिली है। इसका कनेक्शन भी जैश ए मोहम्मद के अलावा अंसर गुजवाउल हिंद से जुड़े ट्रांसनेशनल मॉड्यूल का ये हिस्सा बताया गया। तीसरे डॉक्टर का नाम है अदील उल राठेर। ये भी कश्मीर का बताया गया। इसका भी सीधा कनेक्शन इस्लामी आतंकवाद से जुड़ा हुआ था। पढ़ाई लिखाई तो डॉक्टर की थी, लेकिन साफ तौर पर यह भी फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा था। मैंने इसी की तरह पहले जिन 2 डॉक्टरों के बारे में बताया, इस तीसरे डॉक्टर के पास से भी विस्फोटक तैयार करने वाली सामग्रियां बरामद की गई है। चौथे डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अहमद मोहिदुद्दीन सैयद। यह हैदराबाद का था, जिसका सीधा कनेक्शन ISI से बताया गया। पेशे से तो डॉक्टर था। चीन से इसने MBBS किया था। यह गुजरात मॉड्यूल से जुड़ा था। ATS ने जब इसे गिरफ्तार किया तो इसके पास से 3 पिस्तौलें बरामद की गई, 30 जिंदा कारतूस बरामद किए गए और 4 लीटर जहरीला रसायन कैस्टर ऑयल बरामद किया गया। इसके बारे में शुरुआती पड़ताल में पता चला कि ये इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस से लिंक था। पाकिस्तानी हैंडलर अबू खदीजा के संपर्क में था। ATS की शुरुआती पड़ताल में पता चला कि इसकी नजर साफ तौर पर दिल्ली, लखनऊ के अलावा धार्मिक संस्थान और RSS कार्यालय पर इसकी निगाह थी। पकड़े गए डॉक्टर अहमद मोहिदुद्दीन सैयद के पास से इतना जहरीला रसायन बरामद हुआ जिससे 10 लाख लोगों को मारा जा सकता था, हत्या की जा सकती थी। एक बड़े ओवरहेड पानी के टैंक में यदि एक बोतल भी ये जहरीला रसायन छोड़ दिया जाता तो अनगिनत लोगों की मौत हो सकती थी। यानी एक लंबी तैयारी थी। अब आगे मैं जिस 5वें डॉक्टर के बारे में बताने जा रहा हूं, यह हैदराबाद मॉड्यूल से जुड़ा था। इसका नाम है डॉक्टर शाहीन। इसके लिंक इलाहाबाद और लखनऊ से थे। यह भी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया गया। विस्फोटक सामग्री को एकत्र करना, उनका प्रबंधन करना, यह पढ़ा लिखा डॉक्टर शाहीन यही काम कर रहा था। इनकी तरह बाकी पकड़े गए इस्लामी आतंकियों में लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का मोहम्मद सुहेल सलीम खान, इसकी भूमिका बताई गई कि ये गुजरात ISI मॉड्यूल से जुड़ा था। हथियारों की सप्लाई और फंडिंग में बहुत सक्रिय था। इसी तरह यूपी शामली का आजाद सुलेमान शेख, ये भी ISI मॉड्यूल से जुड़ा था, जमीनी सहयोगी था। हथियारों के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी इसी की तरफ थी। कुल मिलाकर इन आतंकियों की भूमिका यह बताती कि लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि लैब और लैपटॉप से भी जुड़ी हुई थी। यहां से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह से अमेरिका का जो 9/11 का हमला हुआ था उसमें पढ़े लिखे पायलट ने पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। वो अच्छी तरह से जानते थे जब वो पढ़े लिखे और सारी भौतिक सुख सुविधा लेने वाले पायलट किसी इमारत से अपने विमान को टकराएंगे तो वो भी जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन उनका इरादा साफ
था, उन्हें कोई गलतफहमी नहीं थी किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया होगा, किस तरह से तैयारियां बहुत आगे की गई होगी। हमारे आसपास अभी भी ऐसी तैयारियां चल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में यह कोई पहला हमला नहीं हुआ। जब केंद्र में 2004 में मनमोहन सिंह की सोनिया गांधी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार बनी थी, हर 3-3 साल में बराबर अटैक हो रहे थे। पहले 2005 में, फिर 2008 में, फिर 2011 में हमला हुआ। उसके 14 साल बाद लाल किले के सामने ये एक और हमला हुआ है। फिलहाल दिल्ली में 10 नवंबर को शाम 6:52 पर जो हमला हुआ है उसे आप मैप के जरिए समझिए। आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कि किस तरह से ये हमला एक पढ़े लिखे इस्लामी आतंकी डॉक्टर उमर ने किया था। उसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें नजर आ रहा है कि मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग से निकल रही उसकी कार में वो काला मास्क पहनकर बैठा हुआ था, जिसकी पहचान डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी के रूप में की गई। ये पुलवामा का रहने वाला आतंकी है। पार्किंग में उसकी i20 कार लगभग 2.5 से 3 घंटे तक खड़ी रही। वो उसमें बैठा रहा मानो किसी का इंतजार कर रहा था या किसी के निर्देश की प्रतीक्षा कर रहा था। रेड सिग्नल के पास पहुंचकर उसने अपनी कार में विस्फोट कर दिया, जिससे फिलहाल अभी तक तो 12 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 21 घायलों का इलाज चल रहा है। इस वक्त तक 2 शव की पहचान की गई है। बाकी की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट की तैयारी चल रही है। वैसे डीएनए टेस्ट तो इस्लामी आतंकी डॉक्टर उमर का भी होगा। दिल्ली के लाल किले के पास हुए भयानक आतंकी हमले से पहले जो हमले हुए थे उनके बारे में मैं आपको संक्षेप में कुछ जानकारी दे रहा हूं कि किस तरह से ये तुष्टीकरण का खेल लंबे समय तक चलता रहा, जिसकी वजह से आतंकी फलते फूलते पनपते और संरक्षित होते रहे। 29 अक्टूबर 2005 को जिस दिन धनतेरस था, दिवाली के 2 दिन पहले दिल्ली के सरोजिनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। इसमें 67 लोग मारे गए थे, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसमें कुकर बम का इस्तेमाल किया गया था, बैग में रखे आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। इस हमले का मास्टरमाइंड श्रीनगर का तारिक अनवर डार था। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन फाजिली और मोहम्मद रफीक शाह इसके मुख्य आरोपी बताए गए। गौर करने वाली बात यह है कि इस हमले की 15 दिन पहले अमेरिका ने ट्रैवलर एडवाइजरी जारी कर दी थी, लेकिन उस समय की मनमोहन सरकार के गृह मंत्रालय ने पूर्व सूचना को अनदेखा कर दिया था। इसी तरह 3 साल बाद 13 सितंबर 2008 को बकायदा उसी 13 सितंबर की शाम 6:27 पर एक ईमेल भेजकर यह बताया गया था कि 5 मिनट में लगातार हमले देखेंगे, और ऐसा हुआ भी। दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, 12 खंबा रोड, ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक आदि 5 स्थानों पर लगातार सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जिसमें 25 बेगुनाह लोग दर्दनाक मौत मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसकी साफ तौर पर जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी, बकायदा ईमेल भेजकर ली थी। जिसकी जांच की गई तो आईपी एड्रेस और सिम ट्रेसिंग के आधार पर पता चला कि इसकी लोकेशन जामिया नगर के बाटला हाउस में मिली है। जब बाटला हाउस की लोकेशन मिली गई तो 6 दिन बाद यानी 19 सितंबर 2008 को जब वह दिल्ली पुलिस के जवान जाते हैं, उस मुस्लिम बहुल इलाके में बकायदा एनकाउंटर होता है। उस एनकाउंटर में ऑपरेशन को लीड कर रहे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो जाते हैं, जो अपनी 18 सदस्यीय टीम के साथ वहां गए थे। जामिया नगर के बाटला हाउस के फ्लैट L18 में दरवाजा खुलवाया गया तो आतंकियों ने पहले फायरिंग की। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में आतंकी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद भी मारे गए, जबकि 2 आतंकी शाहजाद और आरिफ भाग गए। एक आतंकी मोहम्मद सैफ जिंदा पकड़ा गया। अब इसके बाद बाटला हाउस को लेकर जो कुछ हुआ, करीब 3.5 साल बाद 9 फरवरी 2012 को बाटला हाउस इनकाउंटर मुद्दे पर वोटों के तुष्टीकरण के लिए बेहद शर्मनाक हरकत की गई। कांग्रेस के मंत्री रहे और गांधी परिवार के बेहद करीबी सलमान खुर्शीद का एक बयान आया कि मैंने सोनिया गांधी को बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीर दिखाई तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। कुल मिलाकर सलमान खुर्शीद ये बताना चाह रहे थे कि कांग्रेस किस तरह से बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों की हमदर्द बनी हुई थी, जबकि इस बयान के 1 साल पहले यानी 2011 में भी दिल्ली में हमले हुए थे। यानी कुल मिलाकर मनमोहन सरकार के हर 3-3 साल में आतंकी हमले देश की राजधानी दिल्ली में हो
रहे थे। अब हालात बहुत बदल चुके हैं। 14 साल से दिल्ली में कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन लाल किले के सामने बम विस्फोट के बाद पाकिस्तान की वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है। आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिन वजहों से ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा था और जिन वजहों से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई थी, वहां से पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अब छद्म युद्ध के दिन बीत गए हैं, आमने सामने की लड़ाई होगी। साफ तौर पर यह एहसास करवा दिया जाएगा अब भारत पहले वाला भारत नहीं रह गया है और देश के अंदर छुपे हुए गद्दारों को भी चुन चुन कर मारा जाता है। बदले हुए हालात में लड़ाई बंदूक से नहीं बल्कि अब तो लैब और लैपटॉप से हो रही है। ऐसे छद्म युद्ध में सिर्फ सरकार ही नहीं, आपकी और हमारी भी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि यह गौर करना होगा उदयपुर में जब टेलर कन्हैया लाल का वीडियो बनाकर उसकी गर्दन काटी जा रही थी तब भी उन्हें वहां गलतफहमी नहीं थी, क्योंकि उनके तो इरादे साफ हैं। लेकिन आज जो अपने करियर की चिंता कर रहे हैं, पैसे कमाने की चिंता कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनके दुश्मन घात लगाकर हमला करने के इंतजार में हैं। यदि आज हम चुप रहे तो आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। नमस्कार, जय हिंद।